और आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद पवन खेड़ा और सीएम भूपेश बघेल का क्या कहना था, किस तरह से उन्होंने केंद्र पर आरोप लगाया है। मुझे भी नहीं मालूम, मुझे कहा गया आपका सामान दिखवाना है, मैंने कहा मेरे पास सामान है ही नहीं, हैंडबैग है, मुझे नहीं सारा आप आइए। नीचे आया तो कहा कि आप नहीं जा सकते, अभी डीसीपी आएंगे आपसे, मुझे खुद नहीं मालूम। पिछले 20 मिनट से डीसीपी की इंतजार कर रहे हैं, क्या नियम है, क्या कानून है, क्यों मुझे रोका जा रहा है, मुझे नहीं मालूम। हमारे मेहमान आ रहे हैं, जो प्रवक्ता हैं उसको रोका जा रहा है, और ऐसा कोई बड़ा अपराध नहीं है जिसके कारण से उसको प्लेन से उतारा जाए, क्योंकि उद्देश्य भाग रहे, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। इतना बड़ा कोई अपराधी नहीं पवन खेड़ा जी, वेल नोन पर्सनालिटी है, रोज मीडिया में आते हैं, जो जिसको कोई ना जानता हो वो छुप जाए, ऐसी कोई ऐसी शख्सियत भी नहीं है। लेकिन उसको वहां से प्लेन से उतारा जाना, इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस महाधिवेशन से बेहद डरी हुई है, इसी किसी न किसी माध्यम से इसको डिस्टर्ब करना चाहती है, असफल करना चाहती है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यही निशाने साधे गए, जयराम रमेश और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने क्या कहा है जरा सुनिए। सीधे केंद्र सरकार पर हमला बोला जा रहा है, सुनिए। इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। कहने के लिए तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी, पर करने के लिए मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है, ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। हमारे इस प्लेनरी सेशन को खत्म करने के लिए इसको नहीं होने देना, इस तरीके से वो कोशिश किए, लेकिन जनता मजबूत है, और छत्तीसगढ़ की जनता और चीफ मिनिस्टर, कांग्रेस अध्यक्ष और तमाम उनके साथी मिनिस्टर, सभी लोग एक होकर सरकार का भी मुकाबला कर रहे हैं, और ये हमारा प्लेनरी सेशन यशस्वी बनाने के लिए पूरा वो काम कर रहे हैं। और इस मामले में चारों तरफ से हमले होते देख बीजेपी ने कमान संभाली, और बीजेपी की तरफ से क्या दलीलें दी जा रही हैं इस पूरी गिरफ्तारी को लेकर के, और क्या कहा जा रहा है, सुनिए। जो भी कार्रवाई होती है वो देश के संविधान और कानून के तहत होती है, और किसी भी व्यक्ति को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि वो देश के कानून से ऊपर। पहले आप अमर्यादित भाषा बोलेंगे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को गाली देंगे, उनके परिवार के सदस्यों के बारे में अपशब्द कहेंगे, और उसके बाद विक्टिम कार्ड खेलेंगे। ये ओछी घटिया राजनीति केवल कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। और आइए अब देखते क्या है हमारे सवाल आपके सामने। सवाल जो है वो जुड़े हुए हैं इस पूरे फसाद से। कांग्रेस महाधिवेशन से पहले बवाल, रायपुर से दिल्ली तक उबाल। रायपुर में ईडी ने डाला डेरा, दिल्ली में टारगेट पर आए पवन खेड़ा। खेड़ा की गिरफ्तारी पर सियासी घमासान, दिल्ली से रायपुर तक जनता परेशान। जनता क्यों परेशान? क्योंकि फ्लाइट कैंसिल हो जाती है, एयरपोर्ट पर हंगामा होता है, और ये तमाम दिक्कतें जनता को फेस करनी पड़ती है। मोदी को अपशब्दों से घेरने की सजा या अधिवेशन के चलते हुआ खेड़ा पर बखेड़ा, ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जो कांग्रेस कह रही कि खेड़ा नहीं, दरअसल टारगेट तो अधिवेशन है। कभी ईडी भेज देते हैं, कभी असम पुलिस आ जाती है दिल्ली में और रोक लेती है, लेकिन क्या वाकई में ईडी अपना कानून के तहत काम कर रही है? पुलिस जो है वो कानून के तहत आकर के रोक रही है उन्हें? इसी पर आज आपकी बात करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करूंगा उन मेहमानों का। मेरे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी। राजीव जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे इस खास डिबेट शो में। वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल शर्मा जी, वेलकम टू माय शो। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता नितिन भंसाली जी आए हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले नितिन जी आपके पास आता हूं, आपको क्यों लगता है सर, क्योंकि देखिए कहा जा रहा है, गौरव भाटिया आए बीजेपी की तरफ से पक्ष रखा, कहा कि अगर कानून तोड़ेंगे तो सजा मिलेगी। उन्होंने सुप्रिया सुनोत और बाकी लोगों पर आरोप लगाते हुए कहा कि एयरपोर्ट पर हंगामा कर फ्लाइट को रोका जा रहा है, जनता परेशान हो रही है, लेकिन फ्लाइट को सियासी कारणों से वहां पर रोक करके उसे डिले किया गया, और अगर आप कानून तोड़ेंगे किसी भी लिहाज से तो जनता से ऊपर नेता नहीं है, वो ये कहना है। जनता तो 2014 से ही परेशान है, उसकी परेशानी की तो इनको कभी चिंता रही नहीं है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि पवन खेड़ा जी क्या आतंकवादी है
क्या वो देश छोड़ के भाग रहे थे? और ऐसा कौन सा उन्होंने ऐसा अपराध कर दिया था कि जिसको जो व्यक्ति चेक इन करके फ्लाइट के अंदर बैठ चुका है उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए वहां पर पूरा ये ताकत लगा देनी? मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि पुलवामा का जो इतना बड़ा हमला हुआ था, इतने लोग उसमें शहीद हुए थे, इतने लोग मारे गए थे, इतने टन RDX कहां से आ गया, उसमें तो इन्होंने कभी ध्यान दिया नहीं। और असम और उत्तर प्रदेश, मैं बता दूं, मर्डर के मामले में यदि हम देखें तो NCRB का डाटा बताता है कि उत्तर प्रदेश जो है पूरे देश में पहले नंबर पर और असम जो है ये तीसरे नंबर पर है। तो ऐसा कौन सा पवन खेड़ा जी ने वो कर दिया था, गुनाह कर दिया था? ये सीधी सी बात है। अधिवेशन को जिस प्रकार भारत जोड़ो यात्रा को लगातार डिस्टर्ब किया जाता रहा, कभी कोविड की वजह से ऐसी अफवाहें फैलाकर यात्रा रोकने के लिए चिट्ठियां लिखी गई, दबाव बनाए गए, ये कहा गया कि नॉर्थ ईस्ट में यात्रा सफल नहीं होगी। यात्रा जबरदस्त सफल हुई। ये कहीं पे भी इनकी जो कांड थे या इनको जो करना था वो नहीं कर पाया, यात्रा निरंतर चलती रही। इसी प्रकार देखिए महाअधिवेशन जो होने जा रहा है कांग्रेस का, भारतीय जनता पार्टी अधिवेशन से पहले ही क्यों डर रही है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। इस प्रकार की बौखलाहट क्यों? भाई यदि पवन खेड़ा जी को कानून की यदि ये बात कर रहे हैं, चलिए ठीक है, मैं मानता हूं कि कानून की भी यदि कोई बात होगी, कोई FIR होगी, तो ऐसे फ्लाइट को रोक कर उसमें जाकर उनको गिरफ्तार करना ये साफ बीजेपी का चाल चरित्र दिखाता है। अधिवेशन को डिस्टर्ब करने के लिए ED भी लगातार छत्तीसगढ़ में सक्रिय है, पर वो भी कामयाब नहीं हो पा रही। अधिवेशन होगा, अधिवेशन सफल होगा और इस महाअधिवेशन में देश के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक बातों पर जो चर्चाएं होंगी निश्चित तौर पर उसका हल निकलेगा और ठीक है। नितिन जी के पथ पर नितिन जी, एक सवाल मेरा है, क्या आपको ठीक लगता है उन्होंने जो बयान दिया है? आपको लगता है कि हाँ वहां गड़बड़ हुई है PM मोदी को लेकर? देखिए उन्होंने जो कहा है उसको नहीं, ऐसा कुछ भी कोई अपशब्द नहीं कहा है। मैं बिल्कुल इस बात से वाकिफ रखता हूं कि बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं की गई है कि जिसके ऊपर में इतने बड़े FIR की जाए और जाकर फ्लाइट के अंदर जाकर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए। देखिए ये साफ नजर आता है भाई, पवन खेड़ा जी एक नॉन फेस है भाई, पार्टी के प्रवक्ता है, रोज टीवी चैनल्स में दिखते हैं। वो भाग थोड़ी रहे थे विदेश, वो विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी भाग गए। कितनी चौकसी उस समय दिखाई होती तो शायद वो भाग नहीं पाते। देश के हजारों लाखों राजीव चक्रवर्ती जी के पास आता हूं। राजीव जी ने ऐसा काम नहीं किया। जब राजीव जी इतने बड़े ये कोर्ट तय कर लेगा कि उनकी अमर्यादित टिप्पणी के लिए उन पर क्या सजा हो सकती है, क्या उन पर कंटेम्प्ट का मामला चल सकता है। लेकिन ये बात भी सही है कि एक प्रोमिनेंट फेस को जाकर के जिस तरीके से डिटेन किया गया, कल FIR होती है, आज पुलिस दिल्ली भी पहुंच जाती है असम से भागते हुए, हाँफते हुए। क्या वाकई में ये बहुत कॉमन है, ये कॉमन लॉ जो है वो फॉलो हो रहा है? ऐसा तो आम आदमी के साथ नहीं होता है। अगर वो FIR कर देता है तो ऐसा होता है कि आज अगर मैं FIR कराऊं और कल दिल्ली से किसी और राज्य में जाकर पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर ले, कत्ल के आरोपियों के लिए भी एड़ियां रगड़ते रह जाते हैं लोग। देखिए विलास जी, सबसे पहली बात कि कांग्रेस लगातार प्रधानमंत्री जी के ऊपर बहुत छिद्रान्वेष, बहुत गंदी शब्दावली कि प्रधानमंत्री जी के दिवंगत पिता के नाम के जगह किसी उद्यमी का नाम जोड़ देना, तो ये पराकाष्ठा है कि मान मर्यादा की कि इनको हजम नहीं हो रहा कांग्रेस पार्टी को कि एक गरीब परिवार के तबके का एक प्रचारक प्रधानमंत्री बन गए और इनकी इच्छा है कि केवल राजतंत्र की तरह एक परिवार ही इस देश पर राज करे। तो सबसे पहले तो कांग्रेस को बदहजमी का दवा लेना पड़ेगा कि वो महसूस नहीं कर पा रहे, पिछले 8 वर्षों से उनको बड़ी बदहजमी हो रही है और इसीलिए विश्वमन कर रहे हैं। और विश्वमन की ये पराकाष्ठा है कि कभी मौत का सौदागर कर देना या उनकी मातृ संस्था को कहना कि आतंकवादी संगठन बोको हराम के समकक्ष है, फिर ये कोर्ट में एफिडेविट देते हैं कि हम अपनी बात वापस लेते हैं। तो ये भारतीय राजनीति का अगर शुरुआत जो हो रही है विश्वमन से, वो कांग्रेस पार्टी कर रही है, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। और ये इनकी अधिवेशन हो रही, किसको किसका डर? भाई आपकी पार्टी, आपका अधिवेशन हो रहा है, करिए। आपकी भारत यात्रा हुई, आपने कहा पूरा भारत एक हो गया है और पूरी, अरे भारत पहले से एक है और आपका अधिवेशन हो रहा है हर 3 वर्ष में 4 वर्ष में होता है, तो उसमें हमको क्या लेना देना है, हमारी पार्टी को क्या लेना देना। लेकिन परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो जाती है कि आपको लगता है कि हम किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं तो कानून हमसे छोटा हो गया, हम कानून को बाद में फेस करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन मेरा सवाल राजीव जी ने कहा, मेरा सवाल मुख्य तौर पर था आम जनता से जुड़ा कि आम जनता के लिए इतनी भागदौड़ पुलिस नहीं करती है जी।
वहां आप बताइए कि एक रात कल शाम को एफआईआर होती है, रात को पुलिस निकलती है, दौड़ती हुई पहुंच जाती है, एयरपोर्ट पर प्लेन को रोक लिया जाता है, उन्हें वहां से गिरफ्तार कर लिया जाता है। इतनी ज्यादा चपलता, इतनी तेजी, इतनी कर्तव्य निष्ठा बिना पॉलिटिकल मोटिवेशन के संभव है क्या? ईमानदारी से आप बताइए, क्या कोई इतनी तेजी से अपने किसी कार्य में पुलिस को दौड़वा सकता है? अभिलाष जी, ये आप अगर छत्तीसगढ़ में पूछेंगे तो मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में रोज चाकू चल रहे हैं, दंपतियां मारे जा रहे हैं, लड़कियों को सरेरात पीटा जाता है, छत्तीसगढ़ पुलिस संज्ञान नहीं लेती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ पुलिस का एक काम है कि कांग्रेस के एजेंट की तरह काम करना, लेकिन हो सकता है कि असम की पुलिस या दिल्ली की पुलिस के साथ जो बातचीत हुई हो, प्रधानमंत्री के ऊपर अभद्र टिप्पणी का मामला संज्ञान में आया है, तो वो अपनी बात कर रहे हैं, उनका ज्वाइंट ऑपरेशन में वो कुछ गिरफ्तारी किए हैं, तो वो अपनी जगह है। लेकिन छत्तीसगढ़ में अभिलाष जी पुलिस सोई हुई है और आम आदमी मारा जा रहा है और पुलिस को कोई संज्ञान नहीं है। राजीव जी, तो बस इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मुझे कुछ दिन पुरानी बात याद आई थी जब बीजेपी, जो सवाल मैं पूछ रहा था, दरअसल ये सवाल बीजेपी पूछ रही थी उन दिनों। मामला कालीचरण से जुड़ा हुआ था, कालीचरण महाराज आए थे, उसके लिए रायपुर पुलिस ने जाकर के मध्य प्रदेश के एक शहर से गिरफ्तारी कर ली थी। तो ये सवाल जो मैंने पूछे ना, ये उसी वक्त आपके सवाल थे कि क्या आम आदमी के लिए ऐसे पुलिस दौड़ती है? पॉलिटिकल मोटिवेशन अगर पीछे ना हो तो क्या पुलिस इस तरह की तत्परता दिखाती है? इसी सवाल के साथ मैं बाबूलाल शर्मा जी के पास आता हूं। बाबूलाल शर्मा जी, ये कुल मिलाकर के कानून की रखवाली हो रही है, प्रधानमंत्री की अस्मिता की रक्षा हो रही है, या फिर पुलिस का दुरुपयोग हो रहा है? बहुत सीधा और कड़ा सवाल है मेरा, क्या लग रहा है आपको? राजनीति में अपने हिसाब से कोई चीज हो जाए तो वो बहुत अच्छी होती है। आपने बिल्कुल सही उदाहरण भी दिया कालीचरण वाला। और देखिए, मैं जो समझ पा रहा हूं कि क्या असम की पुलिस जो है वो रायपुर नहीं आ सकती थी? सम्मेलन के, ये महाधिवेशन के बाद गिरफ्तारी या जो भी उनको करना था नहीं कर सकती थी? समय असल में गड़बड़ है। ईडी के ऊपर कोई या किसी कार्रवाई पर कोई रोक नहीं लगा सकता। अगर एफआईआर है तो वो पकड़ सकते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए, डॉक्टर रमन सिंह के ऊपर में मैंने देखा यार 2-2 बार एफआईआर हुई, उसका विरोध भी हुआ, आज तक कोई गिरफ्तारी हुई है क्या? कोई कार्रवाई हुई है क्या? इसको भी समझिए। और कहा जाता था पहले कि रमन सिंह के, अगर हमारी सरकार आएगी तो रमन सिंह जेल में होंगे, इनकी जगह जेल में है, इनके अधिकारियों की जगह जेल में है। तो ऐसी राजनीतिक बातें आते रहती हैं और ऐसी बातें होती रहती हैं, लेकिन इस तरह से जो किया गया, तो अभी जो कांग्रेस जो माहौल बना रही थी कि भाई ईडी आएगी, देख लेना चुनाव आएगा तो ईडी आ जाएगी, और अब उसको वो आरोप लगाने का मौका मिल गया कि देख लो हमने कहा था ईडी आ गई ईडी, आयकर का छापा पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें पहले से ये लोग कह रहे हैं, वो बातें होती जा रही है। और खास करके महाधिवेशन के दौर में जब किसी पार्टी का राष्ट्रीय विजन क्या है, प्रादेशिक विजन क्या है, विभिन्न राज्यों के जो तरह तरह के लोग, विभिन्न जाति के लोग हैं, उनके प्रति उनका नजरिया क्या है, पार्टी अपना विजन रखती है, उस विजन को अंदर पहुंचने का मौका मिलता है, तो उसको रोकने का प्रयास का जो आरोप है वो इसीलिए जनता के बीच सही ढंग से जा रहा है। लोग सोच रहे हैं कि वाकई में क्यों ऐसा कर रहे हैं लोग, इनका अधिवेशन क्यों नहीं होने दे रहे हैं। तो वो जनता के बीच यही मैसेज जा रहा है कि ये अधिवेशन रोकने का प्रयास है। ये कोई अच्छी बात नहीं, और राजनीति की अच्छी शुरुआत नहीं है। इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं नितिन भंसाली जी आपके पास आता हूं। नितिन जी, एक सवाल मेरे मन में ये है, क्या वाकई में आपको लगता है कि मुझे नहीं पता, देखिए इंटेंशन तो कोई किसका है मन के अंदर तो जा नहीं सकता, आपकी दलीलें सुन लेता हूं, बीजेपी की दलीलें सुन लेता हूं, लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरह से ईडी ठीक अधिवेशन से पहले आई, और आपने कहा कि अधिवेशन के कारण आई, जिस तरह से पवन खेड़ा की गिरफ्तारी अधिवेशन में आने से पहले हुई और आपने कहा अधिवेशन के कारण हुई, इससे पब्लिसिटी जो आप चाह रहे थे कि सारा देश का ध्यान उस अधिवेशन पर चला जाए, वो काम तो, वो मदद तो कर दी कम से कम बीजेपी ने। तो राजीव चक्रवर्ती जी और उनकी पार्टी को उसके लिए तो साधुवाद धन्यवाद दे दीजिए आप। जैसे कि आप कहते हैं कि नेगेटिव पब्लिसिटी से फिल्मों को फायदा मिल जाता है, विरोध भले ही करते हैं पर वो ब्लॉकबस्टर हो जाती हैं। तो आपको नहीं लग रहा है कि सारा ध्यान अब इस तरफ लोगों का गया है कि यहाँ अधिवेशन बड़ा स्तर का है? फिल्म नहीं है जी, बिल्कुल नहीं। ये कोई फिल्म नहीं है। ध्यान तो ऐसे भी लोगों का भारत जोड़ो यात्रा पर था, और हाथों हाथ लिया लोगों ने राहुल गांधी जी को। देश की जनता ने हर वर्ग के लोगों से राहुल गांधी जी मिले, हर धर्म के लोगों से मिले, हर जाति के लोगों से मिले। इसी प्रकार कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है। कांग्रेस के अधिवेशन के ऊपर पूरे देश की निगाह है। ये देश में हाहाकार मचा हुआ है, महंगाई, बेरोजगारी, सीमाओं पे असुरक्षा, देश की असुरक्षा, सारे ऐसे मुद्दे हैं जिससे जनता में त्राही मची हुई है। तो आखिर जो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है, मैंने बताया कि हम तो पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग हैं,
अच्छा सोच रहे हैं, देश के विषय में सोच रहे हैं। और हम अंग्रेजों से नहीं डरी कांग्रेस, तो कांग्रेस ये ईडी और ये इनकी असम की पुलिस की क्या, वो डीसीपी और ये सब आए थे खेड़ा जी को अरेस्ट करने, इनसे क्या डरेंगे। पर ये जरूर है कि ऐन चुनाव के वक्त आपने कहा ईडी आ रही है, ईडी आ नहीं रही है, ईडी यहीं पर है भाई साहब। अभी इन 7 दिनों में तो जो ईडी का मूवमेंट है वो तो एकदम पहले जो चीजें कर सकते थे या इसके बाद कर सकते थे, ऐसा नहीं है। ऐन अधिवेशन के समय ईडी यहाँ पर एक्टिव हुई। और मैंने जैसा कि कहा कि पवन खेड़ा कोई आतंकवादी तो है नहीं, ऐसी कोई धारा तो उनके ऊपर लगी नहीं थी, देश छोड़कर तो वो भाग नहीं रहे थे। तो किस वजह से फ्लाइट के अंदर जाकर उनको अरेस्ट करना, ये प्रश्न तो बनता है। मैंने तो कहा नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और विजय माल्या जब भाग गए देश छोड़कर, तब फ्लाइट के अंदर पुलिस या फ्लाइट के अंदर इनकी ईडी या फ्लाइट के अंदर सीबीआई क्यों नहीं घुसी। करोड़ों रुपया देश का, लाखों रुपया लेके भाग गए। इन लोगों के ऊपर तो इनके हमारे मोदी जी का आशीर्वाद था, साफ दिखता है। आम जनता को परेशान करना, कांग्रेस के नेताओं को डराने की कोशिश करना, डरते नहीं है हम। मैंने कहा अंग्रेजों से नहीं डरे तो इनसे क्या डरेंगे। ठीक है, मैं आता हूं वापस राजीव चक्रवर्ती जी। अब आपसे मेरा सवाल जो है वो यही है कि क्या आपको लगता है कि ईडी यहां से अब आई है तो खाली हाथ नहीं जाने वाली? पिछली बार क्योंकि चैलेंज दिया गया था कि इतना ही है तो अधिकारियों को गिरफ्तार कर लो, और ईडी ने कुछ दिनों बाद आकर के उन्हें गिरफ्तार कर लिया और वो अभी तक जेल में। अब क्या लग रहा है, नेताओं पर हाथ डाले गए हैं, हमने देखा सरकारी विभागों तक ईडी खंगाल रही है कागज, तो क्या लग रहा है कुछ बड़ा होने वाला है क्या, और इसी अधिवेशन के दौरान होगा? देखिए, ईडी अपना काम कर रही है, हम तो पार्टी का पक्ष रखते हैं, हमको ईडी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ईडी कोयले के जो काला व्यापार का जो सिंडिकेट था, उस पर जो संज्ञान हुआ है आपके माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, हीरे जवाहरात उगले गए हैं, कैश उगले गए हैं, अनआइडेंटिफाइड कैश उगले गए हैं, और वो कोयले के सिंडिकेट, उसको बचाने के लिए कई सत्ताधारी पार्टी के लोग आगे आए हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अब कोई मान लीजिए टेरर फंडिंग पर कोई उस पर अटैक होता है, ईडी जांच करती है, सीबीआई जांच करती है, तो आप बोलेंगे कि भाई क्यों कर रहे हैं, वो तो हमारे नेता है। भाई कानून से बड़ा कोई नहीं होता है। आप देखिए, अरे आपकी वो ईडी अडानी के पास क्यों नहीं पहुंचती है भाई? अब मान लीजिए उनका लिंक कोई ईडी, आपकी सीबीआई, आपकी अडानी और अंबानी के पास क्यों नहीं पहुंचती? आपके के पास क्यों नहीं पहुंचती? जवाब दीजिए। ईडी जाने, कौन जाने भाई? सबसे ज्यादा वो मोदी जी के मतलब खास व्यक्ति है, सब दुनिया जानती है। ये बताइए हजारों करोड़ का झंडा। ठीक है सर, ठीक है, मैं बाबूलाल जी के पास आना चाहूंगा। ठीक है बाबूलाल शर्मा जी, बाबूलाल शर्मा नहीं होता। ठीक है बाबूलाल शर्मा जी, कानून से बड़ा कोई नहीं है, और प्रधानमंत्री के ऊपर अमर्यादित टिप्पणी करना। राजीव जी, ये बात तो हम जानते हैं कि कानून से, मैंने उदाहरण से ले दिया। राजीव जी, कानून किसके लिए बड़ा है, ये बड़ा सवाल है। क्या गरीब के लिए भी उतना ही बड़ा है? क्या गरीब के लिए भी उतना ही बड़ा है? ये भी बड़ा सवाल है। शब्द और बोलूंगा अभिलाष जी। जी जल्दी बोल लीजिए। जी अभिलाष जी, ये कांग्रेस पार्टी को 1974 याद कर लेना चाहिए, जब वो विपक्ष पर उंगली उठाती है। ठीक है, उसने प्रेस की बिजली काटी, पर ठीक है, बाबूलाल शर्मा जी के पास आता हूँ। नहीं, ठीक है बाबूलाल शर्मा जी, जेल में ठूस दिया। ठीक है, बाबूलाल शर्मा जी के पास आने की इजाजत दीजिए मुझे। राजीव जी प्लीज, बाबूलाल शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है, देखिए जो शब्द कहे गए हैं वो प्राथमिक तौर पर अमर्यादित लग रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि वो गलत शब्द हैं। जो तरीका इस्तेमाल किया गया गिरफ्तारी का, प्राथमिक तौर पर प्रथम दृष्टया लग रहा है कि उसको अवॉइड किया जा सकता था। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो पवन खेड़ा जी ने शब्द इस्तेमाल किया है, ये बड़ी मुसीबत उनके लिए बनेगा? और ईडी, क्या आपको लग रहा है कि अधिवेशन के रंग में भंग पड़ना तय है आने वाले दिनों में? मुसीबत बने न बने उनके लिए वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से यदि कहूंगा अभिलाष जी, तो पीएम हमारे सबके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो उनका एक सम्मान होता है, उनके प्रति गलत शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये बड़ा दुर्भाग्यजनक स्थिति देख रहा हूँ राजनीतिक में, पूरे देश के अंदर में, ये परंपरा जैसी बन गई है इस तरह के आरोप प्रत्यारोप गंदे शब्दों की। हमारे प्रदेश में भी है। रमन सिंह जो है, उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री को, जो हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री, सबके मुख्यमंत्री, जब रमन सिंह थे उनको भी हम कहते थे हम सबके मुख्यमंत्री हैं, तो उनको जो है कुत्ता जैसे शब्दों से नवाजा। तो ये कोई अच्छी परंपराएं नहीं है, ये राजनीति में नहीं होना चाहिए। सुचारू रूप से, अच्छे ढंग से, माने अच्छे सुरुचिपूर्ण शब्दों से आप विरोध कीजिए ना, कितना करते हैं आप बताइए मुझे। इन आरोपों प्रत्यारोपों से या किसी की मान अपमान की बातों को मुद्दा बनाने से जनता का कौन सा भला होने वाला है, मुझे बता दीजिए। कि जनता का पेट भर जाएगा या जनता के लिए कोई बहुत अच्छा काम हो जाएगा,
ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज मैं आपको एक बात बताऊं, क्यों बात उठ रही है कि आज जितने भी छापे पड़ रहे हैं, बात उठने का कारण उनमें 95% जो है गैर भाजपाई सरकारों के, क्या भाजपाई सरकारों के जो नेता है वो 100% राम राज्य चला रहे हैं? क्या उनमें कोई भ्रष्टाचारी नहीं है? क्या उसकी सूचना ईडी के पास नहीं है? हमारे प्रदेश में भी कई लोगों की सूचनाएं होने के बाद नहीं हो रहा है। यही कारण है कि आरोप लग रहे हैं, और ये आरोप लगाने का मौका कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया है। ये आरोप इसीलिए लगाए जा रहे हैं। ठीक है सर, कुल मिलाकर के सियासत जो है वो दिन ब दिन अपनी इज्जत को तार तार कर रही है, अपने ताने बाने को बिखेर रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारी एजेंसियों का भी दुरुपयोग हो रहा है, और जितनी शिद्दत से राजनीतिक मामलों में हमारी एजेंसियां आगे बढ़ती हैं, क्या उतनी शिद्दत से आम जनता के लिए भी वैसा एक्शन होता है? अधिवेशन पर कितना असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये दीगर बात है, लेकिन सियासत अगर इसी तरह एक एक दिन कर नीचे गिरती गई तो फिर इस लोकतंत्र को, जो कि अभी इस वक्त हम गर्व महसूस करते हैं, उस पर कहीं लोग शर्मिंदा ना होने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव चक्रवर्ती जी, बाबूलाल शर्मा जी, नितिन भंसाली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।